हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इसमें हम देखिए क्या क्या देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज से अट्रैक्शन या रिपल्सन कैसे होता है। यानी कि हमने जो पिछला क्लास किया था वो क्वालिटेटिव टर्म पे हमने देखा था क्वालिटेटिव टर्म पे कि जब हमारा लाइक चार्जेस होगा, यानी कि या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्वालिटेटिव टर्म है। और दूसरा, अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस जैसे कि हमारा हो जाएगा एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो आज हम कुछ और नहीं पढ़ने वाले हैं, बस ये जो क्वालिटेटिव टर्म है उसको क्वांटिटेटिव टर्म में पढ़ेंगे। यानी कि अट्रैक्ट करेगा तो कितने पावर के साथ अट्रैक्ट करेगा, या रिपेल करेगा तो कितने पावर के साथ रिपेल करेगा। और इन्हीं के बारे में बताने वाले हमारे साइंटिस्ट हैं कूलम्ब, और इनका पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। तो ये पूरा नाम है साइंटिस्ट का। इन्होंने क्वांटिटेटिव टर्म पे दो चार्जेस के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या कितना रिपल्सन, तो इसमें देखेंगे। और इसमें सबसे पहला हमें एक कंसीडर करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एक कोई चार्ज्ड बॉडी है, तो हमारा ये जो मेरा शेप साइज दूसरा कुछ अलग है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ जब मेरे ऊपर अप्लाई होगा तो हम अपने आप को एक पॉइंट मानेंगे। यानी कि चार्ज्ड बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट। ये सिर्फ एकलौता ऐसा कंसिडरेशन है कूलम्ब्स लॉ में। अब इन्होंने ये जो कंसीडर किया, अब इन्होंने क्या पाया, तो इन्होंने देखा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं Q1 चार्ज और इसको मान लेते हैं Q2 चार्ज, तो इस Q1 और Q2 को जोड़ने वाला ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अब यहाँ पे दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये हम मान लेते हैं कोई प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये Q1 इस Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय Q1। और इसके जस्ट अपोजिट ये जो Q2 है ये क्या करेगा, Q1 को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन 1 बाय 2, और ये वेक्टर टर्म है तो वेक्टर हम लगा सकते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये लाइन जॉइनिंग द चार्जेस में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में हम फोर्स लेंगे तो ये कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो बात हो गया कि हम लोग चार्ज में फोर्स किस तरह से होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब चार्जेस हमारा ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज है +20 कूलम्ब और यहाँ पे मान लेते हैं -20 कूलम्ब, तो ये मान लेते हैं किसी एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी को रिप्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं +6 कूलम्ब और यहाँ पे ले लेते हैं -7 कूलम्ब। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर चार्ज का क्वांटिटी अधिक है तो अट्रैक्शन पावर हाई था, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन कुछ भी हो सकता है, ये हाई था। और इस कंडीशन में अगर चार्जेस कम है तो ये हमारा लो था। और दूसरा क्या था, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्शन उतना कमजोर, और जितना शॉर्ट डिस्टेंस होगा अट्रैक्शन उतना पावरफुल। तो बिल्कुल ही देरी नहीं करते हुए हम लोग बढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ की ओर। तो स्टार्ट तो हम यहाँ सबसे पहले दो पॉइंट चार्ज लेंगे, तो हम यहाँ लेते हैं, कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by
अ डिस्टेंस ऑफ r। ये हमारा पहला हमने ये माना कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, r है। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 चार्ज और इसको हम ले लेते हैं Q2 चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे r। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि हमारा ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर। यानी कि चार्ज जितना बड़ा होगा एट्रैक्शन उतना पावरफुल या फिर रिपल्सन भी उतना पावरफुल। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, चाहे ये अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2। हमने मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे मैग्नीट्यूड का टर्म। ये पहला है हमारा। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हो गया। अब दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम हमारा अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। इसमें बोला गया है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यानी कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों के बीच में जो गैप है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारा कूलम्स लॉ सिंपली आ जाएगा। तो इसको करते हैं आगे। On combining equation number 1 and 2, on combining equation number 1 and 2, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, F is proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to R square। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते F इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं K प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये K हमारा कांस्टेंट है। तो K के लिए हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, अब अगर हमें पूछा जाएगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसका वैल्यू कितना है, तो ये जो जितना बाकी का टर्म है इसको हम यूनिट कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे। जो वैल्यू आएगा वही है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम क्या ले लेते हैं, हम लेते हैं F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम, Q2 भी हमारा ले लेते हैं 1 कूलम, और R भी हो जाएगा हमारा 1 मीटर। और जब हम इन सब के वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको K क्या मिलता है, K इज इक्वल टू मिलता है हमें 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम
स्क्वायर। ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू। लेकिन जब इसको और आगे बढ़ाया गया तो इसमें कूलम्ब को क्या मिला कि ये जो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये इक्वल टू हो रहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 और पाई के बारे में तो हम जानते हैं कांस्टेंट है, लेकिन ये जो एप्सिलॉन है इसके बारे में क्या कहा गया है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। अब ये नया टर्म हमें मिलता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम पहले जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना है और इसको देखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता क्या है या फिर उससे आगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हो गया? तो अब हम f के टर्म को आगे बढ़ाते हैं और हम लिख क्या सकते हैं, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और e एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें मिलता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे इसको पहले वेक्टर टर्म में लिख लेते हैं और सबसे लास्ट में हम देखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता क्या है। तो हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा आर कैप हमारा यूनिट वेक्टर। आर कैप ये है यूनिट वेक्टर। और आप सभी ने वेक्टर्स में ये पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है कि हमारा जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। अब हम चलते हैं और इससे आगे अब हम लिखना चाहते हैं कि जैसे कि फोर्स ये हो गया हमारा Q1 और ये है Q2। तो क्या हमने देखा था कि फोर्स ऑन 2 पे जो 1 पर फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे F21 और 1 पे जो लगेगा 2 के द्वारा इसको हम बोलेंगे F12। तो उसी को हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन Q2 बाय Q1। अब हम देखेंगे Q2 पर Q1 के द्वारा कितना फोर्स लगा, तो हम इसको लिखेंगे F21 और ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा टर्म सेम होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस ये यूनिट वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा R21। ये सिंपल सा टर्म है। और दूसरा क्या है हमारा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन Q1 बाय Q2। अब देखेंगे कि Q1 पर Q2 के द्वारा कितना फोर्स लगा, तो ये हो जाएगा हमारा F12 वेक्टर। ये सारा का सारा टर्म सेम, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सिर्फ चेंज होगा यूनिट वेक्टर। और इससे आगे हम अगर चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि पोजीशन वेक्टर R21 ये अपोजिट होता है R12 का। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1/2। लेकिन कंडीशन क्या है, डायरेक्शन हमारा अपोजिट है, इसलिए आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो ये हमारा टर्म यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर आपका ये किसी एग्जाम में आता है तो यहाँ तक बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आगे भी जाएं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारा दो चार्ज
किसी मीडियम में रखा हुआ है जैसे कि एयर, तो एयर का भी तो कुछ एबिलिटी होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करें। तो इसी एबिलिटी को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर सब्सटेंस। अब जैसे कि हमारा कोई मीडियम वैक्यूम है, तो वैक्यूम भी जितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, उसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मीडियम का परमिटिविटी अधिक होगा उस मीडियम में चार्ज एक दूसरे को कम पावर के साथ अट्रैक्ट या रिपेल कर। हमारा एक नया टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या होता है, ये रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि मीडियम का और वैक्यूम के परमिटिविटी को हम रेशियो निकालेंगे तो वही होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।